बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ रूम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सुमेरा मिर्ज़ा। पहले प्रोग्राम की हेडलाइंस शामिल कर लेते हैं, फिर वापस आते हैं। हम वेलकम करते हैं एतराज़ात को और हमने कोई कवरिंग कैंडिडेट दाखिल नहीं किया। अबूरी वजीर आजम कौन, मैदान कल सजेगा। आसिफ जरदारी, आपको भी पैगाम दे रहा हूँ कि आसिफ जरदारी, इसके बाद तुम्हारी बारी। ऑपोजिशन का मुतफ़िका उम्मीदवार लाने का फैसला ना हो सका। अगर उसकी सोच ये है कि वो अकेले कोई परवाज कर सकते हैं सियासत में और मुस्लिम लीग से लड़ सकते हैं, तो मैं समझता हूँ उसकी सोच तो तब्दील होगा। गॉडफादर 2 नाअहल होगा। LNG प्राइम मिनिस्टर वो भी नाअहल है। नवाज शरीफ नाअहल, क्या अब शहबाज शरीफ के केसेस भी खुलेंगे? मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल क्या होगा? नवाज शरीफ कहता था कि मुझे निकाला तो हिमालय रोएगा। एक मच्छर नहीं मरा नवाज शरीफ। एक अदालत अवाम की भी है, उसमें नवाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला सुरखरू होगा और इंशाअल्लाह ताला वो वक्त आएगा कि नवाज शरीफ चौथी मर्तबा भी इस मुल्क का वजीर आजम बनेगा। तो करप्शन की जंग है। अभी शहबाज शरीफ आएंगे या दूसरे ये हकान अब्बासी, इंशाअल्लाह हकान अब्बासी तुम्हें भी कह रहा हूँ, शहबाज शरीफ तुम्हें भी कह रहा हूँ, तैयार हो जाओ हमारा मुकाबला करने के लिए। हम आपके पीछे आ रहे हैं। इमरान खान ने अपना फ्यूचर खत्म कर लिया है। तहरीके इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा? 62 F1 उस बच्चे के अब्बू को भी लगेगा। अब आप ये फैसला करें कि आपने जाना कहाँ है, अपनी स्टेपनी के साथ और ATM के साथ। मुझे सोचना पड़ेगा पैसे कश्मीरी मैं किस मुल्क के साथ अपनी किस्मत को जोड़, अगर यही है उसका अल्लामा इकबाल का और उसका जायदारों का पाकिस्तान। इन पॉइंट्स पर तबसरा करेंगे लाहौर स्टूडियो से जनाब आरिफ निज़ामी साहब और इस्लामाबाद से तबसरा करेंगे जनाब इजहारुल हक साहब और खावर घुमर साहब। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नाअहल होने के बाद वज़ीर आज़म के उम्मीदवार इस वक्त मैदान में हैं और इस मुकाबले के लिए मैदान जो है वो प्रॉपरली कल सजेगा। मुल्क की आम सियासी जमातों ने वज़ीर आज़म के खाली ओहदे के लिए अपने अपने उम्मीदवारों के नाम जो हैं और वो भी फाइनल करने की कोशिशें की जा रही हैं और इसके साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा हिमायत हासिल करने की भी कोशिशों का आगाज़ कर दिया गया है। इस पर अपने एनालिस्ट से बात करते हैं। निज़ामी साहब, 28 जून और 10 जुलाई के प्रोग्राम में आप ही ने जिस तरह से इन्फॉर्मेशन दी थी एग्जैक्टली उसी तरह से हुआ। पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब और फिर छोटे मियाँ साहब। मैंने नहीं दी थी, ये तो हमारे प्रोग्राम का एजाज़ है जिसमें घुमन साहब भी शामिल है, अज़हार साहब भी शामिल है। जी बिल्कुल, मैंने भी थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन कर दी थी। लेकिन आज की जो सूरत हाल है, ये आपने कहा बड़ी कोशिशें हो रही हैं जी। ये कोशिशें बदकिस्मती से मुझे कहना पड़ेगा, ये नवाज शरीफ की जो जमात है इन्होंने तो एक मुतहदा महाज बनाया सही कि उन्होंने मुज़ाकरात भी किए हैं, उन्होंने पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग के में एक मुतफ़िका उम्मीदवार भी चुना है सही और अपने इत्तेहादियों को भी साथ लेकर चले। ठीक है आपने, ठीक है ना जी। अब दूसरी तरफ मामलात बिल्कुल चौपट हैं कि शेख रशीद को जिस अंदाज से, मतलब मैं बड़ा एहतराम करता हूँ उनका, जी जी, लेकिन वो एक टांगा पार्टी भी नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा कि जिस तरह उनके कहते हैं ना स्कूटर पार्टी है जिसको वो खुद चला रहे हैं, एक शख्स अकेला। सही, ठीक है ना जी। आपने उनको PTI का नॉमिनेट कर दिया, साथ ही जो गुज़श्ता रोज़ का जलसा था जो माशाल्लाह बड़ा कामयाब योम तशक्कर या आप कह रहे हैं कि जश्न था, जैसे खान साहब ने कुछ कहा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई कि उससे कहना कि जरदारी तुम्हारी बारी, उसके बाद मौलाना फजल रहमान की बारी, ओए शहबाज शरीफ तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल अब्बासी तुम भी बाज आ जाओ। क्या ये खान साहब अकेले ही इस मुल्क में एक ईमानदार और रासिख आदमी है कि वो हर आदमी के पीछे पड़े हुए पंजे झाड़ के, यानी खुदा ना खास्ता ये पावर में आ गए तो ये तो किसी को बर्दाश्त ही नहीं करेंगे, शायद मीडिया की तरफ भी आ जाएं। सही। लेकिन अपना नुकसान इस तरह किया
कि भाई एक तरफ आप पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात कर रहे हैं, ऑपोजिशन की एक जॉइंट मीटिंग हो रही है जिसमें शाह महमूद कुरैशी को भेजा गया। सही। खुर्शीद शाह सर पीट के बैठे हुए कि आपने शेख रशीद को कर दिया नॉमिनेट, बिल्कुल पीपल्स पार्टी ने उनको शाह साहब को ही कर दिया। भाई इस वक्त कम से कम कोई तवक्कुफ से काम लें ताकि कम से कम को बाइज्जत बात तो बने ना नेशनल असम्बली में जी। लेकिन ऐसा नहीं किया। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा जाएँ, ये तो खुर्शीद शाह की वज़ादारी, उन्होंने कहा कि आप तशरीफ़ रखें। अब रहा शेख रशीद का मसला, वो पीपल्स पार्टी को एक्सेप्टेबल नहीं हो सकते। उसकी वजह एक तो है कि वो जरदारी पर जो साहब पे जो अटैक करते रहे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बारे में जो उन्होंने नाज़ेबा रिमार्क्स कहे थे और जिसपे मुबैना तौर पे और जिसपे मुबैना नहीं कहे थे, जिसपे वो उनको कुछ पाबंद सलासल भी कर दिया गया था, उसकी रोशनी में ही वॉज नॉट द बेस्ट कैंडिडेट। और ये हिकमत अमली अगर आपने सोलो फ्लाइट करनी है, फेयर इनाफ, आप समझते हैं जिस तरह भुट्टो साहब ने की थी। तो उन्होंने कहा था जब वो कि सारे गंदे अड्डे जो है ना, उनको मैं माओ का कॉल, उन्होंने कहा था कि लाहौर में ये एक डूंगी ग्राउंड है फिरोजपुर रोड शादवान के कोने में, उन्होंने, मैं खुद था वहाँ मौजूद, उन्होंने कहा था कि सारे जो गंदे अंडे हैं मैं टोकरी में जब इकट्ठे हो जाएंगे ना तो मैं ठुड्डा मारूंगा। इस तरह करके उन्होंने स्टेज पे ठुड्डा मारा। अगर खान साहब ने ठुड्डा मारना है और फिर उनके पास खंबा वोट होना चाहिए, वो तो नहीं है आपके पास। आप पीपल्स पार्टी के जो सो कॉल्ड विनेबल कैंडिडेट्स हैं, जो मुतनाज़ कैंडिडेट्स हैं, मुतनाज़ लोग हैं, बाबर अवान, फरदौस आशिक अवान, जो मैं बहुत कुछ जानता हूँ उनकी मिनिस्ट्री के बारे में, उनके बाद में खुद मिनिस्टर रहा हूँ। तो ये या तो आप पीपल्स पार्टी के अगर लोग आपको पसंद है लेकिन उनकी लीडरशिप पसंद नहीं है कि उनके साथ बैठ के आप बात भी नहीं कर सकते। ये कड़वा कड़वा क्या कहते हैं, मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू वाली पॉलिसी जो है, ये मेरे ख्याल से पीटीआई को नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है सर, इस पे हम बाद में बात करेंगे। इजहार साहब को आप किस पे पॉइंट ऑफ व्यू ले रही हो? इजहार साहब, ऑपोजिशन की तरफ से कोई मुतफिका नाम सामने नहीं आ रहा और इस बात का फायदा सीधा सीधा पीएमएलएन को जाएगा। इसका ऑब्वियसली फ़ायदा पीएमएलएन को जाएगा और इसका आगाज़ जो किया है इस अदम इत्तफाक का, वो बज़ाहिर इमरान खान ने किया है। मैंने उनकी सारी तकरीर सुनी इमरान खान की, और उनकी ये जो जंग है, क्रूसेड है जो करप्शन के ख़िलाफ़, बहुत से लोग उसके साथ हैं। मैं भी इस लिहाज से उनको अप्रिशिएट करता हूँ और मेरी हमदर्दियाँ भी उनके साथ थी। लेकिन उस तकरीर में उन्होंने सियासी पुख्तगी का मुजाहरा नहीं किया। एक तो उनको अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल होना चाहिए। एक साहब के बारे में उन्होंने एक ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो मैं यहाँ नहीं करना चाहता, वो नहीं करना चाहिए था। दैट वाज बिलो द बेल्ट। दूसरी बात यह है कि अगर आपने शहबाज शरीफ के खिलाफ कुछ करना है, जरदारी के खिलाफ कुछ करना है, तो आप उसको देखें, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, आप उसको कीप इट टू योर सेल्फ। सही। और आप उसको बरमला इस तरह अपनी अदम इस्तेकाम का और अदम पुख्तगी का, नापुख्तगी का, इमैच्योरिटी का क्यों सबूत दे रहे हैं? फिर जिस अंदाज में उन्होंने शेख रशीद को नॉमिनेट किया है किसी को कंसल्ट किए बगैर जी, वो इस मौके की निज़ाकत को या तो समझे नहीं और या फिर वो उनको जो फतह नसीब हुई है उसकी खुशी में वो ज़्यादा सरशार हैं। उनको चाहिए था कि शेख रशीद को कैंडिडेट बनाने से पहले जमात इस्लामी ने उनका साथ दिया था, पीपल्स पार्टी इस मरहले पर उनके साथ थी क्योंकि उन्होंने मुस्लिम लीग नून की मुखालफत की और ये साबित कर दिया कि अब वो फ्रेंडली अपोजिशन नहीं है। तो इमरान खान साहब को इन सबके साथ बैठकर उनको साथ लेकर एक फैसला करना चाहिए था जो सबके लिए काबिल कबूल होता। सही। इधर आप जरदारी को कह रहे हैं, थ्रेट दे रहे हैं कि मैं तुम्हारी अब बारी है, उधर आप उनके साथ जिस तरह निजामी साहब ने कहा है कि आप अपने रेप को भेज रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इमरान साहब से ये गलती हो गई है और उनके पास महमूद शाह कुरैशी जैसे, शाह महमूद कुरैशी जैसे बड़े पुराने सियासतदान मौजूद हैं। कम अज कम वो उन्हें कंसल्ट करते तो मेरा ख्याल है कि शाह महमूद कुरैशी जैसे काइयां लोग जो हैं वो उनको यकीनन मशवरा देते कि आप ये पत्ते इस तरह न खेलिए और इस तरह आप बहुत रैश होकर और बहुत सख्ती के साथ ये सारा न काम कीजिए। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि अब कल का जो दिन है ये इतना कम वक्त है कि कल 11 बजे ने तो कहा है कि हम कोशिश करेंगे मुत्तफिका उम्मीदवार लाने की।
ठीक है। हाँ, लेकिन बज़ाहिर नहीं लगता। कोई मौजज़ा हो जाए तो अलग बात है, सही, बज़ाहिर लगता नहीं है। हाँ, अगर ये चौधरी शुजात जैसे आदमी जो पुराने आदमी हैं और बड़े ठंडे मिजाज के, ये कुछ कारनामा दिखा लें, सबको इकट्ठा कर लें तो और बात है। ठीक है। अच्छा घुमर साहब, आपकी इन्फो के मुताबिक 5-0 का डिसीजन भी आ गया। आपको नहीं लगता कि अब इमरान खान को अपोजिशन के साथ मिलकर चलना चाहिए? वो सुमेरा इस मौके के ऊपर वो अपोजिशन के साथ मिलके उनको क्या हासिल हो सकता है? माजरत के साथ मैं बिल्कुल निज़ामी साहब और इजहार साहब के आर्गूमेंट के साथ बिल्कुल मुत्फिक नहीं हूँ। उसकी वजह देखें, उन्होंने अकेले ये पनामा की जंग लड़ी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पनामा उस वक्त ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना दूसरी पार्टी जिसको कोर्ट में ले जाने की हक में नहीं थे, वो कोर्ट में लेके गए। उसके बाद पीपल्स पार्टी सड़कों में आने के लिए उन्होंने नारा तो लगाया, नहीं आए, वो सड़कों पे भी आए। तो ये जंग जीती है उन्होंने पनामा की, अकेले जीती है। वो उसके अवामिल कुछ भी हों, लेकिन इमरान खान ने अकेले जीती है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं ज़मीनी हकायक की। नेशनल असम्बली के अंदर आपको प्राइम मिनिस्टर बनवाने के लिए 172 आपको MNA का वोट चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो मेंबर्स की तादाद है 188। तो वो बड़े, उनको कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, उनके हलीफ जमातें हैं, उनके साथ वो बातचीत कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 48 मेंबर्स हैं और इनकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनके 33 हैं और MQM के 24 हैं। ये जो बाकी बड़ी जमातें हैं, तो वो शेख रशीद हो या कोई दूसरा तीसरा एक जॉइंट कैंडिडेट कल आ भी जाता है तो उसका कोई फायदा कोई नहीं है। ये से एक आप कह सकते हैं कि एक परसेप्शन जरूर आप भिजवा हो सकती है कि जी देखें अपोजिशन यूनाइटेड है, लेकिन इतना जो माइलेज लिया है, इतना एक पॉलिटिकल कैपिटल जो पनामा केस के हवाले से इमरान खान ने हासिल किया है, वो कैसे इस मौके के ऊपर शेयर करें? 2 महीनों के तक ये जो बाई इलेक्शन का प्रोसेस चलेगा, जब तक शहबाज शरीफ साहब आएंगे, उसके बाद 8 महीने रह जाएंगे अगले इलेक्शन के, नेक्स्ट जनरल इलेक्शन। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी इंतहाबी इत्तेहाद में नहीं जाना। मेरी उनके लोगों से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि हमने अकेले इलेक्शन लड़ना है। तो इस वक्त मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बिल्कुल उनको बैठने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर सियासत में जो सबसे ज्यादा एक करप्शन का नाम सबको पता है कि जरदारी साहब हैं, और जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो पार्लियामेंटेरियन के सदर भी नहीं है मेरे ख्याल पीपल्स पार्टी के, उनको पार्टी के अंदर कोई नुमाइंदगी भी नहीं है। सॉरी, नेशनल असेंबली तो नहीं किया ना भाई, भुट्टो की पार्टी बैठी है नेशनल असेंबली के अंदर। सही है। अच्छा सर, मेरी बात सुन लेना। अब मसला ये है कि अब मेरे ख्याल में जो मुझे जो समझ आ रही है, बड़ा अच्छा डिसीजन है इमरान खान साहब का, उनको अकेले जाना चाहिए और करप्शन के खिलाफ उनका एक जो नरेटिव उन्होंने बिल्ड किया है, ये कैसे मुमकिन है जब वो पीपल्स पार्टी का कोई कैंडिडेट भी लेते हैं, उनकी जो पार्टी को छोड़ के PTI में जाता है तो हम उसको तनकीद का निशाना बनाते हैं, ये इनको क्यों ले रहा है, ये तो बहुत करप्ट पार्टी है। और उस वक्त करप्ट पार्टी के साथ वो बातचीत में नहीं जा रहे, तो क्यों है? बाकी जहां तक ये नेशनल असेंबली के अंदर बातचीत कर रहा है, ये जमहूरियत का हिस्सा है, होनी चाहिए बातचीत। मुझे कमेंट करना है। अच्छा, उस पर एक और चीज ये मैं जरूर कहूंगा कि अच्छा, अब निजामी साहब ने बात की कि शेख रशीद ने मोहतरमा जो बेनजीर भुट्टो साहिबा के बारे में बड़ी गलत जबान इस्तेमाल करते थे। जो मैंने तो पढ़ा है, जो जिसकी इमाम पे करते थे निजामी साहब, अगर उनका भी नाम लेते, ये नवाज शरीफ साहब की इमाम पे सारा करते थे, उनकी थपकी पे करते थे। मतलब इस डिबेट को हम जारी रखेंगे, एक बार वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। इजहार साहब, आपकी जाने भी आऊंगी, निज़ामी साहब पहले आप कमेंट कर दीजिए प्लीज। देखिए, ये जो है मैंने जो बात समझा नहीं सका बरखुरदार को, अपनी मोहतरम को, जी, ये सोलो फ्लाइट जो है, ये अगर उन्होंने फैसला कर लिया है, और गुमन साहब क्योंकि बहुत करीब है उनकी पार्टी के, तो उन्होंने ये इंकशाफ किया, बहुत बड़ी खबर है कि इमरान खान ने अगले इंतखाबात में और अब से सोलो फ्लाइट का फैसला किया। ठीक है ना जी, ठीक है। तो ये तो एक बात होगी ना तय। लेकिन सियासी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, जिसकी ऊपर मैं बात कर रहा था। सवाल है कि इज़ शेख रशीद द बेस्ट कैंडिडेट? सेकेंडली, क्या खान साहब जो हैं, जो नंबर 3 हैं पार्लियामेंट के अंदर, इतने ताकतवर हो गए कि वो जिस खंबे को अपनाएंगे वो इलेक्ट हो जाएगा? मेरा पॉइंट ये था कि एक तरफ तो आप पीपल्स पार्टी के लोगों को ले भी रहे हैं, सही, दूसरी तरफ आपको जरदारी साहब की शक्ल नहीं अच्छी लगती, फिर तीसरे ये है कि आप अपोजिशन के
पास भेज क्यों रहे हैं उस मीटिंग के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब क्या कर रहे हैं? बिल्कुल सही। अगर आपने फैसला किया कि आपने सोलो जाना है तो सो बी इट, ठीक है ना। इस ये नहीं होता कि जी वो नवाज शरीफ की जो पार्टी उसके मेंबर्स हैं वो इलेक्ट हो जाएंगे। सही। उन्होंने ये दिखाना है कि जनाब हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट जो लिए हैं, बिल्कुल सही, ठीक है ना। इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है जी कि हमारे नामजद वज़ीर आज़म नॉन शरीफ वज़ीर आज़म शायद खाकान अब्बासी ने इतने वोट लिए। ठीक है। ऑपोजिशन की कोशिश ये होनी चाहिए कि उनको इतने वोट ना मिले। ये यकीनन ठीक कह रहे हैं वो कि शेख रशीद जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बन जाएंगे, इलेक्ट हो जाएंगे, ये तो हमें सबको पता है। ठीक है। लेकिन इसमें मतमय नज़र क्या होता है जब आप एक कैंडिडेट खड़ा करते हैं? जी जी। जिस तरह शाह महमूद कुरैशी को खड़ा कर दिया गया था एक मौके पे, बिल्कुल सही, बेनज़ीर भुट्टो ने खड़ा किया था, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसका मतलब शाह महमूद कुरैशी ने प्राइम मिनिस्टर हो जाना था। सही, ऐसा तो नहीं था। ठीक है। ये तो एक सियासत होती है जिसके अंदर इस किस्म की चीज़ें की जाती हैं। बाकी रहा खान साहब कहें कि जी ये 100% मेरा क्रेडिट है, ठीक है, इन्होंने सबसे ज़्यादा इसके लिए क्रूसेड किया, मैं ये मानता हूँ। लेकिन पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि 70% क्रेडिट हमें जाता है। अब मैं इसकी थोड़ी सी आपको एक्सप्लेनेशन दे दूँ जी बिल्कुल, कि अगर पीपल्स पार्टी 2014 के धरने की तरह नवाज शरीफ के साथ बनियान मरसूस बन जाती, यानी लोहे की बनियान बन जाती, सही, ठीक है जी, और एतजाज़ जैसे लोग जो हैं जो कि बड़े वोकल तरीके से नवाज शरीफ की मुखालफत करते हैं, और लोग जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो, तो उसको हम ज़ीरो कर दें कि यार ये कुछ नहीं है। सही। अगर उनका अमल उल्टा होता, जो उनको फ्रेंडली ऑपोजिशन बन जाते, बिल्कुल, तो इमरान खान कुछ नहीं कर सकते थे उनका। सही कहा आपने। इजहार साहब आप क्या कहना चाहेंगे? कि मैं ये कहना चाहता हूँ अपने दोस्त गुम्मन साहब से बहुत एहतराम के साथ, ये इनकी बहुत सी आरा जो हैं वो ठीक निकलती हैं मेरी आरा के मुकाबले में। लेकिन मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि बिल्कुल इन्होंने कहा था 5 दिनों से फैसला आएगा और आ गया। इमरान खान ने ये सोलो अपना जीता है, सारा क्रेडिट वो लेना चाहते हैं। ये भी हम एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि वो इलेक्शन में किसी का साथ नहीं देंगे। लेकिन एक चीज़ होती है पुख्तगी, एक चीज़ होती है बसीरत, और एक चीज़ होती है तदबीर। उसमें अली अली करके पढ़ नहीं जाते कि दे मार 4.5। देखें, अगर वो तकरीर में जरदारी का इस तरह जिक्र न करते तो उनको फ़ायदा होता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कल शहबाज शरीफ के मुकाबले में नून लीग के कुछ लोग टूटते हैं और वो इनके पास आते हैं और ये पहले ही मुंतशिर हैं, तो उन आदमियों के टूटने का और इनके साथ आप मिलने का क्या फ़ायदा है? अगर ये पहले से मुत्तहिद होंगे तो नून लीग के जो लोग टूट कर आएंगे, इनके साथ डिफेक्ट करके आएंगे, उसमें इनको फ़ायदा होगा। सही। बाहर सूरत अगर ये ज़्यादा वोट लेंगे अपने कैंडिडेट के लिए तो वो मुंतखब तो नहीं होगा जिस तरह निज़ामी साहब ने कहा, लेकिन आपका एक इंप्रेशन पड़ जाएगा। बिल्कुल सही। मैं बहरहाल इससे इत्तफाक नहीं करता। इमरान खान साहब को सियासी पुख्तगी की ज़रूरत है, हमदर्दियाँ मेरी भी उनके साथ हैं। सही। और ये जो निज़ामी साहब ने कहा है रवा रवी में गुम्मन साहब को कि उनके तर्जमान बन जाते हैं, जाहिर है निज़ामी साहब का ये मतलब नहीं है, वो वैसी एक एक्सप्रेशन है। मेरे बारे में भी ये कहा जा सकता है, मैं भी उनको फिक्र करता हूँ, लेकिन सच्ची बात करनी चाहिए। इमरान खान साहब की तकरीर का, इजहार साहब आप बड़ी बैलेंस्ड बात करते हैं, माफ करना, आप तकरीर अपने आप को तर्जुमान बना लें। तकरीर का इमरान खान साहब की तकरीर का 1/4 जी जी 1/4 सुनकर मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हूं, और मुझे बहुत सख्त अफसोस हुआ है कि शेख रशीद की नॉमिनेशन पर इट इज वेरी अनवाइज एंड वेरी नॉन पॉलिटिकल एक्ट। बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है, वेरी नॉन पॉलिटिकल एक्ट। ठीक और मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब उनको एक बदला देना चाहते थे, खैर का बदला, कि उन्होंने उनका साथ दिया है, लेकिन ये तो बदला देने का कोई तरीका नहीं है। आप बाद में कोई उनको इंपॉर्टेंट, अगर आपको कल अल्लाह इक़्तिदार दे तो आप उनको अच्छी पोजीशन दे दें। ठीक है। अभी आपने पोजीशन की रंग में भंग जरूर डालना है और आपने जूतियों में दाल जरूर बांटनी है। मैं इस मामले में इमरान खान साहब से बहुत ज्यादा खुश नहीं हुआ, अगरचे जाहिर है कि मेरी खुशी से कुछ नुकसान या फायदा तो उनको नहीं होगा। जी गुम्मन साहब। जी इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के साथ मेरे सीनियर कुलीग्स हैं, मैं तो वाकई इनके सामने बच्चा हूँ सहाफ़त में, लेकिन अब मुझे 20 साल मुझे भी हो गए हैं, अब थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस या कह लें कि थोड़ा बहुत क्या कहते हैं नौ सियासी अब पॉलिटिकल निज़ामी साहब ने भी इंफॉर्मेशन की बेसिस पे मसला ये है कि सुमेरा मेरा इस पे
अच्छा, टोटली डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। देखें, हम इस मुल्क को, ये जो हमारी ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स कह रहे हैं, वो इसने बिल्कुल मेरे नज़दीक से इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। आप ये जो होता है ना कि आप यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर्स। आप जलसों में तो हम ये कहें कि हम आपके पेट फाड़ के आपके सारे करप्शन के पैसे निकाल लाएंगे, उसके बाद हुकूमत में आए तो इन्हीं जरदारी साहब के सारे नैब के केसेस ने आपने उनके वो सारा एविडेंस ही जला दिया, गायब हो गया। एक आध स्टार एविडेंस है, वो स्टार इनका विटनेस है केस में, वो अब आ ही नहीं रहा, तो वो इनके केसेस वैसे सारे हल हो रहे हैं। तो ये जो होता है ना कि हमने जो हमारे सियासतदानों ने ये जो बात करते हैं कि जी ठीक है सियासत में रवादारी है, ये पुरानी बातें हो गई मेरे नज़दीक। हाँ, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स खान साहब की शुरू से मेरा इसमें मुतमय नज़र है, वो कोई ठीक नहीं है। वो जोशे जज्बात के अंदर कोई अल्फाज का चुनाव मेरे ख्याल में सही इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन इस हद तक बिल्कुल ठीक बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अगर पीटीआई खड़ी होती है, तो जो मैं देखता हूँ उनकी यंगर लॉर्ड या उनका जो नया वोटर है, जब पिछले दिनों थोड़ा बहुत उनकी आपस में बातचीत चली भी थी तो उनका बड़ा सख्त रिएक्शन आया था। तो मेरे ख्याल में अगर आपका इमरान हाँ ये कहता है कि मैं 21 साल से मेरा नैरेटिव ही करप्शन के खिलाफ है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आप कैसे खड़े हो सकते हैं या कैसे उनके साथ इत्तेहाद में जा सकते हैं? के साथ खड़े नहीं हो सकते, लेकिन वहां से टूटकर आने वाले रहनुमाओं को आप ऐड कर सकते हैं। और देखें, आने वाले तो वो टूट के आपकी पार्टी में आ रहे हैं ना, आपका झंडा ले आपका पहन रहे हैं, आपकी जो पार्टी का कलर है उसको ऑन कर रहे हैं। और कल उन्होंने कहा कि जी कि मेरे जो भी आएंगे ठीक है, अगर कल को मेरा कोई बंदा करप्शन करता है तो मेरी जिम्मेदारी है। तो मसला ये है कि आप बजाय इसके हम पहले ही कह दें, जहां तक निजामी साहब ने कहा कि उनके पास अगर उनको एतमाद है कि उनको वोट मिलेंगे, उनके खम्बों को भी वोट मिलेंगे, तो उसकी पॉलिटिकल एक पार्टी है, एक पॉलिटिकल पार्टी को लीड कर रहे हैं, अच्छी बात है, मैं तो अपनी मर्जी के मुताबिक डिसीजन करने के बिल्कुल। लेकिन हाँ, ये नहीं हो सकता कि हम ये कह दें कि ये बड़ा गलत है, बड़ा सही है, लेकिन हर पार्टी का अपना एक मुतमय नजर है। लेकिन मेरे नजदीक उनकी लाइन बड़ी क्लियर है कि उन्होंने आइंदा जो इंतहाबी जो भी दंगल होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में के साथ किसी लेवल का मेरे हाल में उनको करना भी नहीं चाहिए। अच्छा सुमेरा, अब वक्त आ गया है कि इस हीटेड डिबेट के दरमियान में मैं गालिब का एक शेर पढ़ूं। एग्जैक्टली आ गया। इमरान खान साहब को चाहिए कि एक शायर अपने साथ रखें ताकि वो उनको भला बुरा बताए, और मैं ये भी बता दूं कि मैं अवेलेबल नहीं हूं। वो गालिब का शेर ये है कि गर्मी से ही कलाम में लेकिन ना इस कदर, गर्मी से ही कलाम में लेकिन न इस कदर की जिससे बात उसने शिकायत जरूर की। सही, ठीक हो गया। निजामी साहब, अब हम वुज़रा की तरफ आ जाते हैं। पीएमएलएन के वुज़रा जो बातें कर रहे हैं, आसिफ किरमानी ने बड़ी एक अहम बात की है कि अवाम की अदालत में अब हम जाएंगे और चौथी बार भी वजीर आजम नवाज शरीफ ही बनेंगे। उनके जी साबिक वुज़रा कह सकते हैं, ठीक है, वुज़रा नहीं, अभी वो तो वजीर कभी भी नहीं थे। जी जी, ठीक है, ठीक है। निजामी साहब, क्या माशाल्लाह वो एक मियां नवाज शरीफ के पीए से तरक्की करके अब वो सेनेटर बन चुके हैं, जिसके उनको मुबारक हो। लेकिन ये जो है ना बात, तर्ज तकल्लम जो है, इमरान खान साहब की एक और बड़ी जो अज़हर साहब ने बात की ना, एक नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है तर्ज तकल्लम। सही, ओए तोए करके बात करना। अब ठीक है यार, नवाज शरीफ बहुत बुरा आदमी होगा, लेकिन 3 दफ़ा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म। ओए शहबाज, अब मैं तुझे देख लूँगा। अब ये मसलन अब नए आए हैं वज़ीर आज़म आ रहे हैं, ये क्या नाम है, खाकान अब्बासी साहब, इनसे कम से कम कोई वर्किंग रिलेशनशिप बनाए। ठीक है, आपने जो उनके खिलाफ चाराजोई करनी है बशौक करें, लेकिन एक वर्किंग रिलेशन बनाएं, पार्लियामेंट को चलने दें, कुछ लेजिस्लेशन करें, कम से कम ये इंतखाबी इस्लाहात करें। लेकिन आप ओए तोए, मेरे नज़दीक तो खान साहब को सिवाय करप्शन के और लोगों को गाली देने के कोई पॉजिटिव बात जो है वो किसी जलसे में उन्होंने की नहीं। करप्शन के हवाले से बात में एक और करता चलूँ कि बड़ा करप्शन का चर्चा होता है। जी भाई, आपने खैबर पख्तूनख्वा में जो अपना एहतसाब का ब्यूरो बनाया था उसको क्या किया? सही। बाकी अब वो देखे ना, सिंध में तो हुआ जो हुआ अभी हाल ही में, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हुआ? सही। अब आपने पूछी मुझसे बात, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या आइन में कोई तब्दीली होने जा रही, क्योंकि वो कह रहे हैं कि चौथी बार वजीर आजम बनेंगे, फिर 62 63 को खत्म करेंगे, जो है ना वो कर सकते हैं, ठीक है, ना वो करेंगे। सही। इस वक्त तो उनको अपनी फिक्र पड़ी हुई है, ठीक है ना जी। आइन में तब्दीली का आप एजेंडा यूँ देखें जी कि मार्च के अंदर अगले साल जी वो अगर सेनेट में मेजॉरिटी ले आते हैं अपनी, फिर वो आइन में तब्दीली ला सकते हैं, ठीक है। उस वक्त तक वो वैसे भी उनको टाइमलाइन शूट करती है, वो चाहेंगे कि ये 62 63 है। बाय द वे, ये वो
ज़िया-उल हक के इंसर्टेड क्लॉज हैं, ये आमरियात की बाकियात हैं जी। और इजहार साहब ने शायद इस पर पहले भी रोशनी डाली कि ये जो सादिक और अमीन वाला मसला है ये बड़ा टेढ़ा है, मैं इस पर ज़्यादा बहस नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन वो चाहेंगे कि इसके तहत ही वो 2-4 और लोग भी लटक जाएं। खान साहब भी तो अदालतों में पीछे भुगत रहे, वो कहते हैं अच्छा एक तरफ एक टेक्निकलिटी पे नवाज शरीफ को निकाला गया कि जी वो जो EPZ कंपनी थी जी। उसकी वो तनख्वाह एक नई थ्योरी बनाई गई है कि क्योंकि ये पैसे आपने वसूल करने से किए नहीं और आपने डिक्लेयर नहीं किए जी, इस टेक्निकलिटी पे उनको फारिग कर दिया गया। सही। खान साहब के वकील ने आज सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये फंडिंग वाला मसला है, ये तो जब एक दफ़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है इलेक्शन कमीशन में दाखिल कर दे तो आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। सही। तो फाजिल चीफ जस्टिस ने पूछा कि इसका मतलब है कि ये फाइनल हो गया, कोई ये नहीं पूछ सकता कि कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, बाहर से पैसे हैं। उसने कहा जी मैं यही कह रहा हूँ। तो मकसद कहने का ये है कि ये जहाँ हमारा असूल ये है कि मीठा मीठा हक कड़वा कड़वा तू, हम असूल दूसरे लोगों पे बतौर कौम मुंतबिक करना चाहते हैं। ये खाली लीडरों की बात नहीं है, ख़ास तौर पर जो हमारी मिडिल क्लासेस अपर मिडिल क्लासेस हैं कि साहब फलां भी चोर है, फलां भी चोर है, जो आप खुद सारे काम करते हैं उसका कोई जिक्र ही नहीं है। ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं अब आपने बात की ये जो तर्ज तकल्लम जो है आज भी मैं सुन रहा था कि आपके वो मैं समझता हूँ कि आइन वाला की तरमीम का कोई मसला नहीं है, ना ही ये चाहेंगे, ये चाहेंगे कि थिंग्स टू टेक अ फुल सर्कल। ठीक हो गया, ठीक हो। इजहार साहब, साद रफीक ने भी यही बात की है कि 62-63 को ना निकालना हमारी नालायकी थी और तलाल चौधरी ने भी कहा है कि हमें बागी बनने पर मजबूर ना किया जाए। खुलेआम ही धमकियां दे रहे। देखें, तलाल चौधरी साहब की बात को मैं संजीदगी से नहीं लेता जी, और मेरा ख्याल है कि कोई संजीदा आदमी उनकी बात को संजीदगी से नहीं लेता। लेकिन 62-63 का जो मसला है, मैंने एक दफ़ा पहले भी अर्ज़ किया था। पहले तो मुझे इस नॉमेनक्लेचर पर, इस इस्तिलाह पर बतौर मैं एक बेअमल मुसलमान हूँ लेकिन मैं नज़रियाती तौर पर पक्का मुसलमान हूँ। सही। और मैं समझता हूँ कि ये सादिक और अमीन का लफ्ज़ जो है ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मखसूस हो चुका है। आप सादिक अलग कहें तो और बात है, अमीन अलग कहें तो और बात है, लेकिन सादिक और अमीन का लफ्ज़ जो है ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मखसूस हो चुका है। जाहिर है कि उनकी तरह कोई भी सादिक और अमीन नहीं हो सकता। बेशक, बिल्कुल। अब ज़िया-उल हक ने ये जो शामिल किया था उसमें उसके अपने मोटिव से ये जरूर होना चाहिए कि हमारे MNA, हमारे नुमाइंदे, हमारे हुक्मरान बिल्कुल मेटिकुलसली ऑनेस्ट होनी चाहिए। ठीक है। मैं इस बात का शिद्दत से हामी हूं कि पब्लिक एक्सचेकर का, कौमी खजाने का एक एक पाई का हिसाब देना चाहिए, एक एक पाई का हिसाब, और हुक्मरान का खानदान उससे बिल्कुल मुतमत्ते न हो। ठीक है। लेकिन आपको इस्तिलाहात के इस्तेमाल करने में थोड़ा सा होश से काम लेना चाहिए। फिर सादिक और अमीन का लफ्ज आप जब कहते हैं तो आपका ज़हन रिसालत में आपकी तरफ जाता है। बिल्कुल। वैसा सादिक और अमीन आप कहाँ ढूंढेंगे? वो तो आप चिराग लेकर ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। सही। मुझे ये डर है कि इन मुकद्दस इस्तिलाहात की खुदा न खास्ता नऊज़ बिल्लाह कहीं पामाली ना होने लग जाए। मेरा ये कंसर्न है। ठीक है। अच्छा गुमिल साहब, जैसे कि इमरान खान ने अपने जलसे के दौरान ये बात की कि शहबाज शरीफ तैयार हो जाओ, खाकान अब्बासी आप भी तैयार हो जाओ, जरदारी साहब को भी उन्होंने कहा, कुछ और लोग भी इस निर्गे में आते नजर आ रहे हैं आपको? अब थोड़ी सी बात कर लें इमरान खान साहब के हवाले से, काफ़ी बात होगी, या बात कर लें जो निज़ामी साहब ने बात की, एक टेक्निकल इशू के ऊपर निकाला गया नवाज शरीफ साहब को। टेक्निकल इशू हरगिज़ नहीं है। उससे पहले ये जो 5 मेंबर ने जो जजमेंट दिया, उससे पहले उनका जो नोट्स है वो आ चुके हैं। नहीं सर, मैं वो कह रहा हूँ कि इसमें ये कहना कि एक सिर्फ टेक्निकल इशू नहीं, वो सारे का सारा अभी रेफरेंसेस आज 4 खुल गए हैं। उसमें एवन फील्ड भी आ गया, उसमें हुदैबिया भी आ गया, इसाक डार साहब का भी आ गया। वो सारे मामला चले, पता चल जाएगा वो कितनी करप्शन की है। लेकिन वो लीगली मेरे ख्याल में कुछ लोगों का ख्याल है टेक्निकल इशू है, वो टेक्निकल इशू हरगिज़ नहीं है। अगेन मेरी इस पर राय है अपनी। जहां तक 62-63 का है, वो जो इजहार साहब बात कर रहे हैं वो ठीक है, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर सुमेरा जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स होते हैं ना, उनके लिए मेरे ख्याल में सच बोलना, अंडर ओथ उन्होंने बोलना जरूरी होता है। और स्पेशली जो ऑन इश्यूज रिलेटिंग टू द पब्लिक,
आप लोगों के साथ जो बात कर रहे हो तो उसमें आप झूठ नहीं बोल सकते। ये नहीं हो सकता कि आप तकरीर में एड्रेस टू द नेशन में झूठ बोलें, नेशनल असेंबली में झूठ बोलें, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कागजात बोलें दें जमा इन राइटिंग, वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट दे दें। तो वो डेफिनेटली उसमें बहुत ज्यादा तजादात थे जो जजमेंट का हिस्सा है। एनीवेज, अब मसला ये है कि जिस तरह वो क्लिंटन का इशू भी आता है कि उसने झूठ बोला था। ये इशू नहीं था वो कर क्या रहा था ओवल ऑफिस में, ये था उसने झूठ क्यों बोला, पर्जरी क्यों की। यहाँ पे भी मसला ये है कि इशू ये नहीं है कि आपने सैलरी ली या नहीं, इशू ये था कि आप नौकरी करते थे, आप एक मुल्क के आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप वहाँ पे मार्केटिंग मैनेजर, उसके बाद आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, तो आप लिख देते कि मैं डायरेक्टर्स हूँ, इतनी तनख्वाह है, लेकिन मैं तनख्वाह नहीं लेता। मसला ये है आपने मिस डिक्लेयर किया, इसमें तो कोई दूसरी राय कोई नहीं है। और इस हवाले से जो दूसरे अकामा होल्डर्स हैं मेरे ख्याल में नून लीग के अंदर, उनके लिए भी दूसरी राय है। और डिक्लेयर किया था इलेक्शन कमीशन को, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर उसकी आप देखें ना आप सर, उसके वो अगेन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बारहा पूछा गया, वो तनख्वाह के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया हुआ कि मेरी इतनी तनख्वाह ये सुप्रीम कोर्ट ने इस पे डिसीजन दे दिया। मेरा मकसद नहीं उनकी वकालत करना सर, वो दैट समथिंग नहीं सर, मैं हरगिज़ नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट के साथ डिसीजन आ गया, आप बिल्कुल उस पर आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं, लेकिन मसला ये अगेन सर वही मैं कह रहा हूं कि उस पर एक 5 मेंबर बेंच की एक मुतफिका राय आ गई है, एक यूनानिमस डिसीजन आ गया है। दूसरी बात यहाँ पे कि ये देखें, ये मुस्लिम लीग नून का, मैं तो हमेशा से कह रहा हूँ कि ये इनकी कोशिश होती है कि ये ना किसी ना, अब क्या ये इंप्रेशन दे रहे हैं, अब ये इनका जो इदारों की टकराव की तरफ जा रहे हैं ना, इनके जो मुख्तलिफ जो पुराने वुज़रा हैं उनके बयानात देखें, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें। अब जिस तरह कल लाहौर के अंदर उन्होंने जजेस साहबान पे सवाल हाजा साद रफीक ने उठा दिए कि क्या वो सादक और अमीन है। और भाई इतनी आप में हिम्मत है, 18वीं तरमीम अभी कुछ अर्सा पहले 2010 में आपने की, तमाम पॉलिटिकल पार्टी थी उसमें, उसको जो 60 आर्टिकल 62 63 को चेंज कर देते। आज की तारीख में भी नेशनल असेंबली के अंदर नून लीग की मेजोरिटी है, सेनेट के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेजोरिटी है। आप बैठे कोई कंसेंसस एक अमेंडमेंट ले आए, उसको खत्म कर दें, हिम्मत करते नहीं, उसके बाद आप लोगों को सामने इस तरह के ना भाषण मुझे ब्रेक की जानिब जाना है। ये इशू ये है जी साहब, ये तनख्वाह के बारे में वजाहत ये कि मैं भी कल तक इस इंप्रेशन में था कि उन्होंने तनख्वाह ड्रा नहीं की, लेकिन कल शाम को हमारे 92 चैनल पर प्रोग्राम चला मालिक साहब का, और उसमें एक कोना मच सहाफी मशहूर और भी थे, उन दोनों ने ये बताया कि उनके अकाउंट्स में पैसे जाते रहे, उन्होंने अकाउंट से ड्रा नहीं किए। अब अगर मेरे अकाउंट्स में या निजामी साहब के अकाउंट्स में पैसे जाएं तो उसका यही मतलब है कि वो हमारी जेब में है, अब वो खर्च करें या न करें, ये अलग बात। ठीक है, ब्रेक लेते हैं। वो बेटे में खुद ही बना दिया, खुद ही पैसे ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि जावेद हाशमी भी मैदान में उतरे हैं और कहते हैं कि मैं हल्फन कहता हूं कि इमरान खान ने ये कहा था कि जस्टिस तसद्दुक जलानी के बाद आने वाला जज असेंबली की तहलील कर देगा। इस पर डिस्कशन करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। निज़ामी साहब, जावेद हाशमी के बयान पर भी आपका कमेंट चाहूँगी, साथ ही साथ जो वज़ीर आज़म है आज़ाद कश्मीर के, उनके बयान पर भी आपका कमेंट चाहूँगी। ये सबसे पहले तो ये जो मैं अर्ज़ करूँ कि जो पहले बात हो रही थी ना, जी जी, अब खैबर पख्तूनख्वा का हाल अब देखें वहाँ कि जो कौमी वतन पार्टी है आफ्ताब शेरपाव की, जी जी, उसको खान साहब ने बग़ैर अपने चीफ मिनिस्टर को ऑन बोर्ड लिए हुए, वो आतिफ महमूद और शहराम तरकई उनके बड़े फेवरेट हैं खान साहब के, उनके कहने पे उनको फारिग कर दिया। एक दूसरे जमात इस्लामी उनकी एलाई है, बिल्कुल, वो भी अपना प्रेसिडेंशियल प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं। सही कहा आपने, बिल्कुल। तो ये किस किस्म की और हुकूमत चलाई जा रही है और किस किस्म के अंदाज है। बात यह है कि बुनियादी तौर पर चाहे मियाँ नवाज शरीफ हों, इमरान खान साहब हों, कोई कंसल्टेटिव प्रोसेस नहीं है। सही मकसद है कि उनके जो सो कॉल्ड दस्ते रास्त हैं, शाह महमूद कुरैशी हों या जहांगीर तरीन हों, जी जी, बाज़ को तो उनको नहीं पता होता कि खान साहब क्या फरमा देंगे और क्या कर देंगे। और तो वहाँ को मसला है कि एक किस्म की जिस तरह कोई पार्टी के अंदर जो आमरीत है, हर पार्टी के अंदर जी, उसका भी कब तक रोना रोएं आप। सही। आपने दूसरा सवाल पूछा था मुझसे कि ये जावेद हाशमी साहब ज़रा जज्बाती आदमी है, लेकिन उन्होंने जो बात कही है ना कि ये ऐसे होगा और ऐसे होगा और ऐसे होगा और ऐसे हुआ, और इमरान खान ने उनको पहले से बता दिया था कि जनाब यूँ होगा और ये होगा वो होगा। अब इसके हमारे पास कोई इंडिपेंडेंट
तरीका तो नहीं इसको कंफर्म करने का। सही। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ और आजकल बड़ी सोशल मीडिया पर चल रही है। संडे गार्डियन की एक खबर है कि है वैसे न्यू दिल्ली डेडलाइन 6 नवंबर कि जनरल रहील शरीफ ने एक मंसूबा बनाया जिसके मुताबिक इस साल सितंबर तक जी नवाज शरीफ जो है वो जुडिशरी के जरिए फारिग कर दिए जाएंगे। अच्छा, ये इन द इस सितंबर तक नहीं, मिडल ऑफ 2017 यानी के दरमियान में। हाँ, तो जो मतलब तकरीबन शायद ठीक ही है। सही। और करप्शन के ग्राउंड पे और वगैरह वगैरह वगैरह। सही है। अब पता नहीं कि क्या इसमें हकीकत है और क्या नहीं है, क्योंकि मेरा तो ख्याल है अदलिया बड़ी आज़ाद है। वो दौर गया जब उनको लोग डिक्टेट करते थे। सही। माजी में शायद होता रहा। अब जनरल रहील शरीफ का मसला ये था कि उनकी एक सिंगल माइंडेड चीज़ थी कि वो चाहते थे कि उनको एक्सटेंशन मिले। ठीक है। उस हद तक तो मुझे पता है उनकी बाज़ चीज़ें जो थी, मसलन ये डॉन गेट इतना बड़ा मसला नहीं जितना बना दिया गया, इस पर फिर बात करेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन ये कि उन्होंने बाकायदा एक अपने जाते जाते एक ऐसा कोई बसात बचाई थी कि उनके बाद नवाज शरीफ की छुट्टी हो जाए। सही। ये बात जो है ना, ज़रा ये करीने कयास नहीं है कि ऐसा हुआ होगा। आपने आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म की बात, वज़ीर आज़म का पूछा, तो बेहतर ये है कि अगर हमारे पास वो क्लिप है तो उसको चलाया जाए। तो वो चला चुके हैं, हमने चला दिया जी, हमारी जब हेडलाइन जी। तो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ने बात तो कही है जो कि बड़ी महल नज़र है। बिल्कुल सही। फिर उनका कोई मतलब नहीं है कि वो शेख रशीद के बारे में उनको चपरासी या पता नहीं क्या कुछ रकीक हमले किए हैं उन्होंने। जी बिल्कुल, वो जो लफ्ज़ का मैं भी नहीं कहना चाह रही के बारे में बहुत ही बिलो द बेल्ट बातें कही हैं। सही कहा आपने। जो मैं यहाँ रिपीट तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि मौसूफ जो हैं कुछ या तो बहक गए हैं या बहके हुए थे। सही। ठीक है, ठीक है। लेकिन एक तो उन्होंने उस दिन बातें की, एक फिर आज जो उज़र गुनाह बदतरस गुनाह। भैया आप माफ़ी मांग लें कि आप बहक गए थे, आपने बात कर दी। सही। उन्होंने बात तो यही इस किस्म की जो कही गई है कि जी ऐसे पाकिस्तान से बारे में मैं सोचूंगा कि किसके साथ इलाक़ करना है। यानी हमारी तो पॉलिसी रही है हर आज़ाद कश्मीर के हुक्मरान की, कि चाहे वो सदर था या वज़ीर आज़म था, कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये हमारी पॉलिसी की बुनियाद है। सही। तो ये पॉलिसी तो JKLF वाली पॉलिसी है जिसका उन्होंने जिक्र किया। सही। क्या वो कल को इंडिया से मिलने की बात कर रहे हैं? ठीक है। और बिल्कुल सही किया जो पीपल्स पार्टी की तरफ से और PTI की तरफ से मुतालबा आया कि इनको रिज़ाइन करना चाहिए। अगर रिज़ाइन ना करें, चले आजकल ये मीना मज़ार लगा हुआ प्राइम मिनिस्टर को सैक करने का, कम अज़ कम माजरत कर लेते रवैये की कि जी मुझसे गलती हो गई है। वो कहीं जा रहे हैं कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। कुछ नहीं कहा। ठीक है, इज़हार साहब क्या कहना चाहेंगे दोनों पॉइंट्स पर? जावेद हाशमी और वज़ीर आज़म जो हैं वो आज़ाद कश्मीर जी। बस असल में तो दोनों मेरे ख्याल है मरफूल कलम हैं, यानी जिनके बारे में कुछ ना बात की जाए तो बेहतर है। जावेद हाशमी साहब के बारे में मैंने अक्सर कहा है कि ज़हनी तौर पर वो स्टूडेंट लीडर हैं। अब वो उम्र के जिस हिस्से में हैं और सेहत के जिस हिस्से में हैं, क्योंकि उन पर जब फालिज गिरा था तो अभी तक उनकी ज़बान पर उसका थोड़ा सा असर मौजूद है। वो अपने आप को ख़राब कर रहे हैं। वो फारसी में कहते हैं कि मारा ख़राब कर दो खुद मुब्तला शुदी, खुद भी मुसीबत में हो और हमें भी मुसीबत में डाल दिया है। तो वो अपने आप को एक मजाक बना रहे हैं। इज बिकमिंग अ लाफिंग स्टॉक फॉर द पीपल, और वो कोई कंस्ट्रक्टिव बात नहीं कर रहे हैं। मसलन वो ये कह रहे थे कि फलाना फलाना मेज के नीचे छुप गया था, तो इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं? ह्यूमन बीइंग्स हैं, सब ह्यूमन बीइंग्स डरते हैं। लोग मेज़ों के पीछे छुप जाते हैं, कहीं ओट ले लेते हैं। सही। कोई उनको बताता क्या पूरे मुल्तान में कोई ऐसा उनका खैरखा नहीं है जो उनको ये बताए कि अब आप चुप कर जाएं और खुदा उनको लंबी जिंदगी दे, कुछ किताबें पढ़ें और कुछ इबादत करें। ये दो उनके लिए बेहतरीन शगल हैं जो मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है। अब ये जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म में सिंपल लॉजिकल बात तो ये है कि अगर उस अखबार ने अंग्रेज़ी और उर्दू एडिशन ने आपको मिसकोट किया है और आप पर इतनी बड़ी तोहमत लगाई है तो आप अदालत में जाएं। सही। अदालत में वो तो जाते नहीं हैं क्योंकि जाहिर है कि वो उन अखबारात के पास भी कोई सबूत होगा। लेकिन मैं आपको उनकी और दो जो बातें हैं जो उन्होंने बड़ी गलत बातें की हैं। एक उन्होंने कहा है कि कश्मीरी और नस्ल वज़ीर आज़म को हटाया गया है। ये उन्होंने बहुत गलत बात की है। क्या मतलब है कश्मीरी और नस्ल? हमारा जो कोई वज़ीर आज़म होगा वो नस्ल की बुनियाद पर होगा। इस मुल्क में कितने लोग हैं कश्मीरी और नस्ल? क्या आप उनको एलियनेट करना चाहते हैं जो कश्मीरी नहीं है?
या आप वजीर आजम को उनकी नजरों में हल्का करना चाहते हैं। तो उनकी ऐसी बातें, निजामी साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि वो बहक गए हैं, बल्कि मेरा ख्याल है कि अगर उनके बारे में ये कहा जाए कि बहक गए हैं तो ये एक अंडरस्टेटमेंट होगी। वो बहकने के अलावा कुछ हो गए हैं। सही है, ठीक है जी घुमन साहब। अच्छा, 3-4 चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं। एक तो वो जो निज़ामी साहब ने कहा ना कि वो नॉमिनेशन पेपर में लगाया था, वो नहीं लगाया था, एक सिर्फ उन्होंने पासपोर्ट की कॉपी लगाई थी। वो जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट था वो नहीं था, वो बेसिकली मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स के अंदर आता है। ठीक है। दूसरी बात की केपी का इशू मेरे ख्याल में उस पर कहने की जरूरत नहीं है। केपी में इलेक्शन होंगे, वो देखेंगे, अगर हुकूमत अच्छी चीज लाई है तो उनको वोट मिल जाएंगे। पीटीआई को नहीं है तो फिर वो घर जाएंगे। वही सुई खड़ी हुई है। अच्छा जी गुमन साहब। अच्छा, तीसरा इशू मैं वो थोड़ा सा वही मैं कहूँगा कि ये डॉन लीक बिल्कुल छोटा इशू नहीं था। वो आने वाले दिनों के अंदर उसकी रिपोर्ट मेरे ख्याल में निसार साहब उन्होंने कहा था किसी मौके के ऊपर पब्लिक कर लेंगे। बड़ा सीरियस इशू था। जब रिपोर्ट पब्लिक होगी तो उससे पता चलेगा कि किस तरह ये सारे का सारा एक इशू बनाया गया। इशू था, बहुत बड़ा इशू था, और मेरे ख्याल में उस पर आने वाले दिनों के अंदर कुछ चीजें आएंगी। और ये जो बात हम करते हैं ना, मेरे ख्याल में जी, अच्छा, ये मैं बात जरूर मैं कहूँ जी सर, जरूर जब पब्लिक होगी सर पढ़ लेंगे हम, अगर आपके पास है तो जरूर दीजिएगा। और ये जो बात हम करते हैं ना सुमेरा के जी, ये स्पेशली के जी, आप मुझे पता है कि जो एजे के और जीबी और बाकी जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, हम इन पे क्यों इतना परेशान हो रहे हैं। वो अपनी वफादारी का सबूत दे रहे हैं। उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने उनको वहां पे ओहदे दिए हैं, तो डेफिनेटली उनको कहा गया, डायरेक्शंस हैं, वो बेचारे तो जो उनको अहकामात मिले हैं उसके ऊपर अमल कर रहे हैं। जहां तक है क्या नाम है मोहतरम हमारे मखदूम साहब मुल्तान से, वो इजहार साहब ने ठीक कहा, उन पे तो मैं वैसे बात करके कोई टाइम भी ज़ाया नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि उनकी सियासत ख़त्म हो चुकी है। अब बात आ जाती है कि क्या हमारे मुल्क के अंदर वाकई ये प्लान था कि जुडिशरी के थ्रू एक नवाज शरीफ साहब को भिजवाया जाएगा। खुदा के वास्ते 6 महीने से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चला है, तमाम पार्टीज को वहां पे दलाल देने का मौका मिला है, शवाहिद रखे, जीआईटी बने। अभी फिर हमें इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, हमें नहीं पता कौन स्टोरी छपवा रहा है, कहां से स्टोरी छप रही है, कि ये पाकिस्तान के अंदर ये इंप्रेशन दे दिया जाए कि जी एक स्पेशल प्लान तरीका था। जजेस को एक फाइन ट्यून किया गया अपनी उनसे मर्जी का डिसीजन लेने के लिए। सारी चीजें सामने पड़ी है। पहले 500 सफात पे जजमेंट आई, अभी भी 25 सफात पे जजमेंट है। इसको हम क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं कि एक इंडिया के अंदर स्टोरी छप गई, या अमेरिका में किसी ने कह दिया, या न्यूयॉर्क टाइम के अंदर जो स्टोरीज करते हैं, हमें नहीं पता इस्लामाबाद पे बैठ के कौन स्टोरीज कर रहा होता है। हमारे मुल्क के इदारे हैं, अगर एक डिसीजन आ गया है उनके पास, अगर रिव्यू पिटिशन में जाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मुल्क के अंदर करें। हम फिर इसको एक इंटरनेशनल उसके अंदर कर लेते हैं। हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने 5 सीनियर 3 जजेस के मुताबिक झूठ बोला है, वो सादक और अमीन नहीं पाए गए। अगेन वो एक कानून के मुताबिक आइन के अंदर उन्होंने इस्तेमाल किया है। कल को आइन को चेंज कर देंगे। कोई बंदा सुप्रीम कोर्ट में जाकर नहीं कहेगा कि 62, 63 को इन्वोक करें, लेकिन एज फॉर नो इट्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको इन्वोक किया जाएगा। लिहाजा ये बात कि जनरल रहील शरीफ उसका हिस्सा था या फौज इसके बारे में सारा कर रही थी, ये सारी की सारी जो है आप मेरे ख्याल में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, खत्म होनी जानी चाहिए। पार्लियामेंट मौजूद है, कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपना प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करने जा रही है, उसके बाद उनकी अपनी कैबिनेट बनेगी, हुकूमत चलाएंगे। पंजाब में खुद बैठे हुए हैं मियां मोहतरम शहबाज शरीफ, वो इधर आ जाएंगे, ठीक है। उन्होंने खुद ही एक डिसीजन किया है कि नून लीग के अंदर ही रखा जाएगा, फैमिली के अंदर रखेगी प्राइम मिनिस्टरशिप। तो इसको हम कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? यस, ये एक बहुत बड़ा इश्यू है कि प्राइम मिनिस्टर ने झूठ बोला था और उनको इस सजा मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट जो मैंने वहां पे देखा यही बनती है कानून के मुताबिक। बाकी ये सारी वो है कि जी मीना बाजार लग गया सैक करने का प्राइम मिनिस्टर साहिबान को, एक प्रोसेस चला है, प्रॉपर प्रोसेस हुआ है। पहले की तरह नहीं होगा 111 ब्रिगेड आ गया या किसी पीछे से फौज ठीक हो गया गुमन साहब, मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना, मुझे निजामी साहब का भी कमेंट लेना है इस पर। जी जरा भी बात कर लेने दें, निजामी साहब आप मौका दें मुझे। वज़ीर आज़म साहब के बारे में आपने बताया था, वज़ीर आला पंजाब कौन आ सकता है अब नेक्स्ट? वज़ीर आला पंजाब का तो ज़रा मुश्किल है अभी कहना। हमजा साहब का भी नाम चल रहा है, कुछ और लोगों का भी चल रहा है, लेकिन वो शहबाज शरीफ वाला मोमेंटम रखना मुश्किल होगा। लेकिन मैं ये आपसे बात जरूर करूंगा, मैं बिल्कुल गुमन साहब से मुत्तफिक हूँ, मेरी भी ये राय है कि कोई ऐसा नहीं है। ठीक है निजामी साहब, 1 लाइन आंसर, शहबाज शरीफ क्या सिर्फ 120 हल्के से ही लड़ेंगे या किसी और हल्के से भी लड़ेंगे? मेरा ख्याल है कि 120 के अलावा हो सकता है कोई और हल्के से भी उनको सेफ्टी के लिए करा जाए, लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा यही है कि 120 से ही लड़ेंगे। उसकी वजह यह है कि ये मतलब है कि उनका होम ग्राउंड है, वो बड़े सिक्योर हैं। ठीक है। और जो मोहतरमा यास्मीन राशिद हैं, मेरी अजीज़ भी हैं, मैं बड़ी अच्छी तरह उनको जानता हूँ, वो अच्छी कैंडिडेट हैं। ठीक है, लेकिन मेरी राय में वो
शहबाज शरीफ के मुकाबले में नहीं ठहर सकेंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरे तीनों ने इसका। सुमेरा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।